हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग इस वीडियो सीरीज के माध्यम से देखने वाले हैं फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का जो फंडामेंटल कंसेप्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होता है, उसी को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर जरूर करें। चलिए, तो लिखा हुआ है, हृदय की बातों को अभिव्यक्त करने वाले माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो हृदय की बातों को अभिव्यक्त करने वाले माध्यम को भाषा कहते हैं। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है प्रत्येक भाषाओं का सम्मिश्रण है, मिक्सचर है। रिटेन और अनरिटेन व्हिच डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेज एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहता है चाहे रिटेन हो या अनरिटेन हो, ये सारा का सारा किसको डिटरमाइन करता है? तो वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी तक अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के ग्रामर सेक्शन में जाइएगा, तो वहां पे मिलेगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको जरूर देख लीजिएगा। आगे लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर एंड द लार्जेस्ट यूनिट इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात अंग्रेजी भाषा के सबसे छोटी इकाई को लेटर बोलते हैं। जैसे लेटर कहें तो थोड़ा सा आप लोग को लेके चलते हैं। लेटर जैसे यहाँ पे आपको आया लेटर, तो लेटर क्या होता है? जैसे ए बी सी डी जेड तक ये सारा लेटर्स है, ठीक ना। तो अंग्रेजी भाषा के सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं और अंग्रेजी भाषा के सबसे बड़ी इकाई को सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। तो यह एक क्या है? यह एक सेंटेंस है, ठीक ना। तो अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ी इकाई हो गया और यह हो गया ABCDE हो गया छोटी इकाई। आगे बात करते हैं, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं। आगे लिखा हुआ है, देयर आर 5 वोवेल लेटर्स, 19 कॉन्सोनेंट लेटर्स एंड 2 सेमी वोवेल्स लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वोवेल्स होते हैं, 19 कॉन्सोनेंट होते हैं और 2 सेमी वोवेल्स होते हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। लिखा हुआ है लेटर्स, लेटर के कॉम्बिनेशन से वर्ड बनता है और वर्ड के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनता है, ठीक ना। अब जरा वर्ड का डिफिनीशन देखिए, 1 मिनट। देखिए, कहता है वर्ड। देखिए, व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या होता है? द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, यानी लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका पूर्ण अर्थ निकले, उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बॉय, बॉय में 3 लेटर्स है, BOY, BOY, और इसका अर्थ निकलता है लड़का, तो यह वर्ड है। एलिफेंट, एकम्प्लिस, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ऑल दीज आर वर्ड्स। ये सारा का सारा क्या है? वर्ड्स है। आगे लिखा हुआ है, ए लैंग्वेज इज ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अर्थात कोई भी जो भाषा होता है वो कम्युनिकेशन का स्रोत होता है। आगे लिखा हुआ है, ए लैंग्वेज इज द मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स बिफोर अदर्स। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, जाहिर करते हैं। आगे लिखा हुआ है, ए स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। इसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस क्या होता है? बताओ तुम। स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी आप बोल सकते हो, ए सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 और 4 मेजर पार्ट्स। किसी भी सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस में 3 और 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब या अदर वर्ड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स डूअर, डूअर मीन्स करता, करने वाला। एस फॉर सब्जेक्ट डूअर, डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन को जो करने वाला होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। तो बताइए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट क्या होता है? फटाफट टाइप करिए कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज सब्जेक्ट।
देखो कहता है एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, वर्ब क्या होता है एक्शन वर्ड, वर्ब क्या होता है स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शन वर्ड, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है अफेक्टेड बाय वर्ब, ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स का मतलब होता है दूसरे शब्द, सी फॉर होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, यानी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो इस तीनों के अलावा जो रेस्ट वर्ड बचता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। अब बारी बारी से हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक ना। तो लिखा हुआ है द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, किसी भी एक्शन को जो करने वाला होता है, जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं इस YouTube चैनल पे इंग्लिश उपचार YouTube चैनल पढ़ाता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, तो यहाँ पे एक्शन करने वाला कौन है रवि सर, तो रवि सर हो गए क्या सब्जेक्ट हो गए। गुंजन सर बहुत अच्छी तरह से टाइपिंग करते हैं, तो गुंजन सर माने एक्शन क्या करते हैं टाइपिंग, तो टाइपिंग करने वाला कौन है गुंजन सर, तो गुंजन सर क्या हो गए, गुंजन जी क्या हो गए सब्जेक्ट, ठीक ना। तो वही लिखा हुआ है द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन टाइप करो, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कहता है दूसरा डेफिनेशन वन हु डज एन एक्शन, वन हु डज एन एक्शन और अबाउट हुम समथिंग इज टोल्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जो कोई कार्य करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन है जे पेन, मोहन के पास एक कलम है, तो किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो मोहन के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो मोहन हो गया सब्जेक्ट, ठीक ना। आगे लिखा हुआ है दे आर डांसिंग ऑन द स्टेज, वे लोग स्टेज पर नाच रहे हैं, तो नाचना क्या है यह एक एक्शन है, और मैं एक्शन से रिलेटेड वर्ब चैप्टर को पहले ही पढ़ा चुका हूं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए ग्रामर सेक्शन के प्लेलिस्ट में और वहां से आप देख सकते हैं। तो लिखा हुआ है दे आर डांसिंग ऑन द स्टेज, वे लोग स्टेज पर नाच रहे हैं, तो नाचने का काम कौन कर रहे हैं, वे लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे दे हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डूअर ऑफ एन एक्शन, डांस का एक्शन कौन कर रहा है, दे हो गया सब्जेक्ट। नोट क्या कहता है, तो आपको हमेशा याद रखना है नोट पे और वोट पे हमेशा ध्यान देना है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, तो सबसे पहले नोट देखिए क्या कहता है कि प्रायः वाक्य में WHO अर्थात हु, कौन या किसने शब्द का प्रयोग करके प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर वाक्य का सब्जेक्ट होता है। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा या राम ने रावण को मारे, तो यहाँ पे रावण को किसने मारा, तो राम, तो इस एक्शन को करने वाला राम हो गए, तो राम हो गए सब्जेक्ट। हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा राम, तो राम हो गए सब्जेक्ट। यहाँ कहता है वर्ब, व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था, कॉम्प्लीमेंट था, तो सब्जेक्ट में किसी को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, तो अब क्या है वर्ब है। देखो लिखा हुआ है The word which shows an action or a state of being is called verb, जिस शब्द से कोई काम करने या होने का बोध होता है तो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। वर्ब का दूसरा डिफिनीशन, अनदर डिफिनीशन है all the action words are called, all the action words are called verb, जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी लर्न्स हिंदी, वह हिंदी सीखती है, क्या सीखती है हिंदी, तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सीखना जो है एक्शन जो है ये लर्न हो गया आपका वर्ब। आई वाज पुअर, मैं गरीब था, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया वाज, वाज हो गया वर्ब। नोट देखिए, नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्यतः सब्जेक्ट के बाद आने वाला शब्द वर्ब होता है। जनरली जो सब्जेक्ट के बाद जो शब्द आता है ना इंग्लिश में वो वर्ब होता है, ठीक ना। दूसरा नोट पॉइंट है कि प्रायः हिंदी का वह शब्द जिसके अंत में ना लगा रहता है तथा उससे किसी कार्य होने का अर्थ व्यक्त हो तो वह वर्ब होता है। जैसे आना, टू कम, खाना, टू ईट, जाना, टू गो, पढ़ना, टू रीड, तो यहाँ पे जितना चीज है सारा का सारा क्या है वर्ब है, क्योंकि इससे किसी न किसी कार्य करने का बोध होता है। तो जिससे कार्य करने का बोध होता है, जो एक्शन वर्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
उसको वर्ब बोलते हैं। अब लिखा हुआ है थर्ड में ऑब्जेक्ट, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? तो कहता है एन ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग ऑब्जेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। कहता है कि वाक्य में जो सब्जेक्ट जो प्रभावित होता है किसी एक्शन से, किसी व्यक्ति, ऑब्जेक्ट कोई पर्सन या वस्तु होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है उसी से प्रभावित होता है। दूसरा डेफिनेशन है द वर्ड व्हिच इज अफेक्टेड बाय ए वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी जो सब क्रिया से प्रभावित होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो टाइप करो कमेंट बॉक्स में व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो लिखा हुआ है दी वर्ड विच इज अफेक्टेड बाय ए वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सी बीट्स मी, वह मुझे पीटती है। अब बताइए कोई किसी को पीटेगा तो उसका तो असर पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे सी बीट्स मी, वह मुझे पीटती है, तो किसको पीटती है? मी, मुझे। यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, बीट वर्ब है और बच गया मी, तो यहाँ पे मी हो गया ऑब्जेक्ट। आगे लिखा हुआ है दे आर मेकिंग टी, वे लोग चाय बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? चाय। तो यहाँ पे टी हो गया आपका ऑब्जेक्ट, दे हो गया सब्जेक्ट, आर मेकिंग हो गया वर्ब। अब नोट पॉइंट क्या कहता है कि हिंदी के वाक्य में व्हाट या हुम, क्या, किसे, किससे, किसको, ये चारों शब्द का प्रयोग करके हिंदी में ये चारों क्या, किसे, किससे, किसको, अर्थात आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए क्या, किसे, किससे, किसको शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में व्हाट या हुम प्रश्न करने पर, इससे प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। नोट पॉइंट भी कहता है किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। किसी भी वाक्य का ऑब्जेक्ट जनरली कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और पढ़ने वाले हैं हम लोग काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्रकार। तो सबको पता है, आशा करता हूं कि सबको पता होगा ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पता है देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको डीओ से इंडिकेट करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय डीओ, डीओ मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहता है इट इंडिकेट्स अ थिंग, यानी जिस ऑब्जेक्ट से किसी वस्तु का बोध होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक ना। दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय आईएनडीओ। तो कहता है इट इंडिकेट्स अ क्रिएचर, अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से किसी प्राणी का बोध होता है, तो जिससे किसी वस्तु का बोध होगा उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जिस ऑब्जेक्ट से किसी प्राणी का बोध होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है ही हैज गिवन मी अ टॉवेल, उसने मुझे एक तौलिया दिया है। तो क्या दिया है? तो तौलिया, तो टॉवेल हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे दिया है? तो मुझे हो गया इनडायरेक्ट। तो आप भी तरीके से बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए किसे, किससे, किसको का प्रयोग करते हैं, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए और एग्जांपल्स यहाँ पे है। कहता है कि रानी लव्स मी, रानी मुझसे प्यार करती है। तो रानी किससे प्यार करती है? तो मुझसे प्यार करती है, तो मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सोनी बॉट अ लैपटॉप, सोनी ने एक लैपटॉप खरीदी। सोनी क्या खरीदी? तो सोनी क्या खरीदी? लैपटॉप। तो क्या का आंसर आ रहा है? लैपटॉप। तो लैपटॉप हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको पता है डीओ इज डिनोटेड बाय, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय डीओ। पता है ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एक साथ आ जाए तो उसको आपके मन में कंफ्यूजन हो जाएगा कि पहले किसको लिखे बाद में किसको किसको लिखो, है ना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाए तो उसको कैसे लिखेंगे वो देखो। कहता है सबसे पहले आपको तो लिखना है, दोनों रूल है। अगर आप पहले लिखते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बाद में लिखते हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने पहले टू प्रीपोजिशन लेगा। जैसे ही गेव अ बुक टू मी, उसने मुझे किताब दिया। क्या दिया? किताब। तो यहाँ पे एक किताब जो है, बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किससे दिया? मुझे। तो मुझे हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी अभी आपको मैंने बताया है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए किसे, किससे, किसको का प्रयोग करते हैं तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं।
अब देखो ध्यान से, नोट पॉइंट बी क्या कहता है कि अगर पहले लिखिएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब बाद में, सॉरी, पहले इनडायरेक्ट और बाद में डायरेक्ट, तो ये क्रम सही है, एक क्रम भी सही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन बाद में इनडायरेक्ट जाएगा तो अपने पहले टू लेगा, लेकिन पहले इनडायरेक्ट बाद में डायरेक्ट, तो इसमें प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। अब देखो, जैसे एक जगह एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ही गेव मी अ बुक, तो ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दिया, तो किसे दिया, तो मुझे। तो यहाँ पे हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या दिया, पुस्तक, तो बुक हो गया डीओ। तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, बाद में डायरेक्ट, तो प्रीपोजिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। बट पहले है डायरेक्ट, बाद में इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट अपने पहले प्रीपोजिशन टू लेता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एस प्लस भी प्लस ओ प्लस सी में सब्जेक्ट पढ़ लिए, वर्ब पढ़ लिए, ऑब्जेक्ट पढ़ लिए, और पढ़ने वाले हम लोग कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ कमेंट में टाइप करके, अगर आपने अभी तक वीडियो में बना हुआ है, इसका मतलब है कि आप बेसिक जो रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, अंग्रेजी वाक्य की बनावट का जो रूल होता है, उसको जानने के प्रति आप एक्साइटेड हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने एक्साइटमेंट को व्यक्त जरूर करें। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कहता है दी वर्ड व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय अ वर्ब इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, अर्थात जो शब्द वर्ब से अफेक्ट नहीं होता है ना, तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे रानी गोज टू स्कूल डेली, रानी प्रतिदिन स्कूल जाती है। अब रानी के स्कूल जाने से स्कूल में तो कोई भूकंप आएगा नहीं, कोई हलचल होगा नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे रानी हो गई सब्जेक्ट, गोज हो गया वर्ब, और टू प्रीपोजिशन है, और यहाँ से यहाँ तक लेकर एक कॉम्प्लीमेंट है। जहाँ कहीं जाते हो संगे संगे टू लगाते हैं। होम और देयर को छोड़कर, गो टू देयर नहीं होता है, गो टू होम नहीं होता है। पता है प्रकाश गोज देयर फॉर लर्निंग इंग्लिश, प्रकाश वहां अंग्रेजी सीखने के लिए जाता है, तो देयर फॉर लर्निंग इंग्लिश से दोनों कॉम्प्लीमेंट है, ठीक ना। नोट पॉइंट कहता है कि वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब तथा ऑब्जेक्ट को छोड़कर अन्य शब्द कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। नोट पॉइंट बी कहता है वाक्य में कॉम्प्लीमेंट्स को ढूंढने के लिए कैसे, कहां, कब, क्यों का प्रयोग किया जाता है। चारों शब्द का इंग्लिश में हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई शब्द का प्रयोग करके प्रश्न, यहाँ पे गलती से लिखा गया है किताब में, ये जो किताब है जो मैं पढ़ाता हूँ आपको, ये मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश किट बुक है, उसी बुक्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास वो पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है वो मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश किट, और आप लेना चाहते हैं, और लेना भी चाहिए आपको, क्योंकि इससे होगा क्या ना, आपके पास बुक रहेगा तो आप उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक ना। तो लेना चाहे तो आप व्हाट्सएप नंबर पे 9661690340 9661690340 पे आप अपना नाम, एड्रेस लिख के भेज सकते हैं, तो आपके पास किताब पहुंच जाएगा। चलिए, है तो कुछ देना पड़ेगा, ऐसा थोड़े है कि फ्री मिल जाएगा, अरे किताब है तो उसका दक्षिणा तो आपको देना पड़ेगा ना। चलिए, कहता है सी स्पीक्स वेरी स्लोली, वह बहुत धीरे धीरे बोलती है। तो यहाँ पे कैसे बोलती है, तो वेरी स्लोली, तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। हाउ स्पीक कैसे बोलती है, तो वेरी स्लोली, यानी हाउ का आंसर आया वेरी स्लोली, तो हाउ का, वेयर, व्हेन, व्हाई का जो आंसर देता है ना, वह कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। आगे हम इसको लेके चलते हैं। काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के प्रकार, काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के प्रकार। तो सबको पता है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मैनर कॉम्प्लीमेंट, प्लेस कॉम्प्लीमेंट, टाइम कॉम्प्लीमेंट, रीजन कॉम्प्लीमेंट। एमपीटीआर याद करेंगे ट्रिकली, एमपीटीआर क्या याद करेंगे, बोलो, एमपीटीआर, एमपीटीआर, मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन। और याद रखना है कि मैनर को हम लोग हाउ से ढूंढते हैं, प्लेस को वेयर, टाइम को व्हेन, और रीजन को व्हाई। चलो आगे देखते हैं।
एमसी, एमसी मतलब मैनर कॉम्प्लीमेंट। कहता है एमसी मैनर कॉम्प्लीमेंट इंडिकेट्स द मैनर ऑफ एन एक्शन, यानी मैनर कॉम्प्लीमेंट जो है ना वह किसी एक्शन के मैनर को इंडिकेट करता है। प्लेस कॉम्प्लीमेंट इंडिकेट्स द प्लेस ऑफ हैपनिंग एन एक्शन, जहां पे कोई एक्शन होता है ना, जहां पे उस जगह को हम लोग बोलते हैं प्लेस कॉम्प्लीमेंट। टाइम कॉम्प्लीमेंट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्शन, टाइम कॉम्प्लीमेंट जो है किसी एक्शन के होने के टाइम को बताता है। जैसे वह सुबह में जगता है तो जगना क्या एक्शन है? नहीं। और कब जगता है? सुबह में। तो एक्शन के होने के टाइम को बता रहा है सुबह में, तो सुबह में हो गया टाइम कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। आगे है, देखो कुछ बच्चे का कहना है कि सर यहाँ पे बहुत शॉर्टकट लिखा हुआ है। तो शॉर्टकट लिखा हुआ है भाई, दुनिया बदल रहा है तो आपको भी तो बदलना पड़ेगा ना, तो इसीलिए शॉर्टकट है। यानी आपको वही चीज बोल रहे हैं, वही आपको बोलना है, बट उसको थोड़ा सा ट्रिकली लिखा हुआ है। कहता है आरसी, आरसी स्टैंड फॉर रीजन कॉम्प्लीमेंट। रीजन कॉम्प्लीमेंट इंडिकेट्स द रीजन ऑफ डूइंग एन एक्शन। कहता है रीजन कॉम्प्लीमेंट किसी एक्शन के होने के कारण को इंडिकेट करता है। अब है ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। आपको ही पता है कि ये चारों कॉम्प्लीमेंट एक साथ आ जाए तो इनका क्या ऑर्डर होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा है किसके बारे में, अभी हमने पढ़ा है किसके बारे में, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाए तो उसका ऑर्डर क्या होता है, तो दोनों होता है। आप चाहे तो डायरेक्ट पहले लिखो, इनडायरेक्ट लिखो, दोनों का रूल बता दिए। उसी तरह से यहाँ पे है ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, अर्थात कॉम्प्लीमेंट का क्या ऑर्डर होना चाहिए। कहता है यदि चारों कॉम्प्लीमेंट्स किसी वाक्य में एक ही साथ आए हो तो उनका क्रम एमपीटीआर होता है, अर्थात पहले मैनर, तब प्लेस, तब टाइम, तब रीजन। जैसे एग्जांपल में कहता है राहुल अंग्रेजी पढ़ने के लिए यहाँ प्रतिदिन शाम में बदल आता है। राहुल कम्स ऑन फूड एयर डेली इन द इवनिंग टू लर्न इंग्लिश। इसी को आप इस तरह से बोल सकते हैं, राहुल कम्स हेयर ऑन फूड डेली इन द इवनिंग टू लर्न इंग्लिश। कहता है यदि वाक्य में एक ही साथ मैनर कॉम्प्लीमेंट, प्लेस कॉम्प्लीमेंट दोनों आए हो तो उनका कलर एमपी होता है, यानी पहले मैनर तब प्लेस। जैसे राधा खेत में धीरे धीरे काम करती है, राधा वॉक स्लोली इन द फील्ड। राधा कैसे काम करती है? धीरे धीरे, तो स्लोली हो गया। कहाँ काम करती है? तो खेत में काम करती है ना, तो वहां पे आपका खेत क्या हो गया? खेत हो गया प्लेस कॉम्प्लीमेंट। कहता है लेकिन वाक्य में वर्ब ऑफ मूवमेंट जैसे गो, कम, डांस, ईट, रन, इटीसी हो तो पहले पीसी उसके बाद एमसी को लिखा जाता है। मोहन धीरे धीरे बजाया जाता है तो मोहन गोज टू मार्केट स्लोली। यदि वाक्य में प्लेस कॉम्प्लीमेंट, टाइम कॉम्प्लीमेंट, रीजन कॉम्प्लीमेंट तीनों एक साथ आए हो तो उनका क्रम पीटीआर होता है, अर्थात पहले प्लेस कॉम्प्लीमेंट, तब टाइम, तब रीजन। जैसे वह पढ़ने के लिए यहाँ सुबह में 8 बजे आती है, बताओ वह आती है तो यह सब्जेक्ट हो गया, आती है तो वर्ब हो गया। कब आती है? तो सुबह में 8 बजे, यह टाइम हो गया। कहाँ आती है? यहाँ प्लेस हो गया। क्यों आती है? पढ़ने के लिए, तो यार हो गया। तो कहता है कि पहले प्लेस, टाइम, रीजन हो तो पीटीआर होता है, पीटीआर। तो सी कम्स वह आती है, यहाँ तो यहाँ प्लेस है तो लिख दे हेयर। सुबह में 8 बजे था, 8 o'clock इन द मॉर्निंग, काहे के लिए? पढ़ने के लिए, तो टू रीड। तो यहाँ पे आपका खत्म हुआ स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, अर्थात सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको किसी तरह का परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। ये इंग्लिश उपचार का रवि सर का ये वादा है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग इंग्लिश उपचार। और हाँ, कम से कम इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और अगर उनको अंग्रेजी नहीं आता है तो आप सीख करके सिखा दीजिए, क्योंकि ये विद्या जो धन है ऐसा धन है, बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। मैं आपको देता हूं, यहाँ पढ़ा रहा हूं तो मेरा घट नहीं रहा है, मेरा बढ़ ही रहा है, ठीक ना। चलिए।